राधे थे मित्रों। दोस्तों, यह समय है अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में देने का। आज की यह कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं या रास्ता भटक गए हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, प्रभु उसके जीवन में नई दिशा देंगे। कृष्ण केवल सुनते ही नहीं, वे संभालते भी हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कथा का आरंभ करें, क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहां अंधकार नहीं टिकता। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कोई तुमसे जलता है तो उसे जलते रहने दो। याद रखना, जलने वाली हर चीज एक दिन राख बन ही जाती है। फिर चाहे वह घमंड हो, कोई वस्तु हो या वह इंसान हो जो दूसरों को सम्मान देता है। असलियत में वही खुद सबसे ज्यादा सम्मानित होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके भीतर मौजूद होता है। हालात ऐसे मत बनने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात खुद हार मान ले। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वह इंसान तुम्हारी कद्र कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हर वक्त मौजूद रहते हो। दिल की बात साफ शब्दों में कह देनी चाहिए, क्योंकि कह देने से फैसले होते हैं और ना कहने से दूरियां। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें कमियां नजर नहीं आती, और जो पसंद नहीं होती वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बुरी ही लगती है। रिश्ता वही टिकता है जिसकी शुरुआत जरूरत से नहीं बल्कि दिल से होती है। सच्चा प्रेम भले ही 2 लम्हों का हो, लेकिन उसकी अनुभूति उम्र भर साथ रहती है। जीवन कर्म का सत्य यही है, जिसने कहा कल टाल दिया, जिसने कहा परसों वर्षों गिनती, पर जिसने कहा आज उसी ने राज किया। 100 कमियां मुझ में होंगी सही, मगर एक जिद भी रखता हूं, जिन्हें भी अपना समझा है उन्हें कभी पराया नहीं माना। उम्मीद दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य बनाए रखिए। कई बार जीवन में श्रेष्ठ पाने के लिए सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सम्मान सबको चाहिए, मगर लौटाना बहुत कम लोग जानते हैं। भावनाएं वहीं जाहिर करो जहां उनकी अहमियत हो, वरना आंख से गिरा आंसू भी लोगों को सिर्फ पानी लगता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की जरूरत ना पड़े। संकट में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी बर्बादी पर खुश होते हैं। जहां इज्जत और समय मांगकर मिले, वहां रिश्ता निभाना सही नहीं। दुनिया में झूठ धीरे कहो तो सब सुन लेते हैं, मगर सच चिल्लाओ तब भी अनसुना रह जाता है। गुण देखकर बहुत लोग प्यार जताएंगे, पर जिंदगी में जगह उसे देना जो कमियां देखकर भी साथ निभाए। जीवन समय की धारा में बह रहा है कि यहां हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। हमने दोष पानी पर लगाया, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में था। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। तुम भी अपने उसूलों पर चलोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, दर्द बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी में तुमसे कौन मिलेगा यह वक्त तय करता है। जिंदगी में तुम किससे मिलोगे यह दिल तय करता है। लेकिन जिंदगी में तुम किसके दिल में रहोगे यह तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कद्र करे, और रिश्ते ऐसे हो जो याद आने पर मजबूर कर दे। इस दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन ठहरना है। सबके दिल जीत लो, यही जीवन का असली गहना है। काश चाहने वाले हमेशा वैसे ही रहते, मगर लोग अक्सर बदल जाते हैं। प्रेम होने के बाद आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा रहता हूं। अगर जलता रहता तो कब का राख बन चुका होता। बहते आंसुओं को देखकर आंखें सोचती हैं, आखिर और कितना वक्त लगेगा सब बहाने में। किसी को कितना भी अपना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्चे प्रेम का बस एक नियम है, जो टूटकर चाहता है वही सबसे पहले टूटता है। क्या बात है, इतने खामोश क्यों बैठे हो? कोई बात दिल को लगी है या दिल कहीं अटक गया है? जिसके नसीब में जमाने की ठोकरें हो उससे शहरों की बातें मत कर। किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह किस्मत में नहीं होता। एक दिन शिकायत वक्त और जमाने से नहीं बल्कि खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लेना। अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा दर्द खुद को ही दिया जाता है। ना जाने कितने लोग रात में रोकर सोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया का ख्याल रखते हैं।
अहंकार भी जरूरी होता है जब बात हक, चरित्र और सम्मान की हो। मकानों के दाम यूं ही नहीं बढ़े साहब, रिश्तों की दरारों का फायदा बिल्डर उठा रहे हैं। जिंदगी चल तो रही है मगर बहुत चुभ रही है। मतलब के रंग यहां चमकीले हैं और दिल से लोग बहरे हैं। किस किस को पहचानोगे, यहां हर चेहरा नकाब ओढ़े है। उम्र मां के गर्भ में बढ़ती है, जन्म के बाद तो घटने लगती है। हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन गई। पैदा हुए थे, एक बार रोज मर रहे हैं। हर मुश्किल को अपना मानकर रोज चूम लेता हूं। जिंदगी जैसी भी है, आखिर मेरी ही तो है। कुछ लोग दुख बांटने आए थे और जब भी खुश हुआ नाराज होकर चले गए। शाम होते ही मन सवाल करता है, आज दिन ढला है या मेरी उम्र। उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जहां बैठकर पैर जमीन नहीं छूते। दिल से नाजुक नहीं होते मगर शब्द एक बार खंजर बन जाते हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बदल जाते हैं। आजकल शरीफी की कोई कीमत नहीं जनाब। माफी कर दो तो लोग कमजोर मान लेते हैं अक्सर। जीवन एक ऐसी किताब है जिसे सब पढ़ते रहते हैं मगर अर्थ कोई सही तरह नहीं समझ पाता। एक ही चेहरे की अहमियत हर नजर में अलग अलग कैसे होती है। उसी सूरत पर कोई नाराज तो कोई दीवाना सा क्यों होता है। ठीक वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सच पकड़ने वाला इंडारा वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। शब्द सफर करते हैं, इसलिए पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत करो। बड़ा बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात है। मिटाना जितनी फुर्ती से होता है उतनी रफ्तार से बनता नहीं, क्योंकि रचना में वक्त लगता है, खत्म करने में नहीं। चाहे वह कोई ऐप हो या फिर रिश्ते। जीवन में एक साथी इतना सुलझा और ईमानदार होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह गलती समझा सके और जब हम सही हो तब वह हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। धन गहने छीनने वाला ही डाकू नहीं कहलाता। वर्षों से बनाया गया मान और भरोसा तोड़ने वाला भी डाकू ही होता है। बाजार से गुजरते समय जेब में पैसे रहते हुए भी अपनी चाह पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं बल्कि पिता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, सच्चे इंसान को लोग पहचानते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। हैरानी होती है दुनिया की रीत देखकर, मन भरते ही मजबूरियां घिर आती हैं। यहां जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ बन जाता है वह इंसान किसी का नहीं रहता। मकड़ी भी इतना नहीं फंसती। अपने बुने जाले में सानी ने जितना इंसान उलझ जाता है अपने रचे ख्यालों में। महंगाई के इस दौर में लोग रिश्तों में भी फायदा तलाश रहे हैं। कई बार इंसान को सहारे से ज्यादा साथ की जरूरत होती है। इतना काबिल बन जाओ कोई तुम्हें यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। समस्या से लड़ना है तो समाधान खोजो, बहाने नहीं। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में बसती है। कोई बांस को तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें संगीत भर देता है। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से दूरी रखना, व्यस्त और घमंडी। व्यस्त इंसान सुविधा से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। समय के साथ बदलना बेहद जरूरी है क्योंकि समय खुद बदलाव सिखाता है। ठहरना नहीं, रोटी चाहे दो कम ही देना। ईश्वर उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बनकर पीछे से वार करते हैं। कमाई की कोई तय परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, सम्मान और सीख सब कमाई के ही रूप होते हैं। इंसान के हाथ में केवल प्रयास होता है, सफलता भगवान देता है। एक सुंदर सच्चाई यह है कि आज की पीढ़ी जमा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी साथ रहने के लिए जीती रही। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत गंवाना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं बनती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। बड़ी अजीब सी लगती है शहरों की रोशनी। उजालों के बाद भी चेहरे पहचानना कठिन है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वे दूसरों की खुशियां भी निगल जाते हैं। रिश्ते और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग ना कोई आकार, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी है। सौदा कुछ यूं किया है, तेरे सपनों ने मेरी नींदों से। या तो दोनों मिलते हैं या फिर कोई नहीं मिलता। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ही सही करता है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। चुप रहना भी संस्कारों की एक तहजीब है, मगर कुछ लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं। लोग साल को बदलते देख रहे हैं, हमने साल भर इंसानों को बदलते देखा है। अकेले रहने से आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना गलत इंसान के साथ रहकर हो सकते हैं। बारिश के बाद तार पर लटकी आखिरी बूंद से पूछो
क्या होता है अकेलापन? शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो यह भी कहते कि गरीब था इसलिए मर गया। शब्दों की दहलीज पर जख्मी जुबान खड़ी है। कोई नहाई से तो कोई भीड़ से परेशान है। जो भटक गया वह तो लौट सकता है, मगर जो बदल गया वह कहां से लौटेगा? ख्वाहिश बस इतनी है कि कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन पूरी तरह ठीक होता है। हाल पूछने के बाद जिंदगी बिन धागे की सुई बन गई है। यह जीवन सिलता कुछ नहीं, बस चुभता चला जा रहा है। हर पल आनंद में रहने के लिए साधनों की नहीं समझ की जरूरत होती है। जिंदगी बहुत अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वे अपने नहीं लगे, जिन्हें चाहा वे साथ नहीं चले। शोहरत रिश्तों के मायने बदल देती है। किस्मत किसी को इतना मशहूर ना बनाए। जिसे आपकी जरूरत हो उसी से मोहब्बत करो, जिसे आपसे जरूरत हो उससे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी जैसी है यह जाए आहे जिंदगी। पता नहीं अगले पल कौन सा संदेश ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पाने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी किसी ने अधूरा पढ़कर छोड़ दिया और मुझे भी, और भूलकर भी किसी मुसीबत में मत पड़ना साहब। यूं ही अपनों और गैरों की पहचान हो जाएगी, बाइटा माही मोचान हो जाएगी। जब जब लोग टूटते हैं तब तब काफी हद तक इंसानी बन जाते हैं। मित्रों, यह कहानी है एक राघव की जो ईंट भट्टे की जलती धूप में मेहनत बहाता है। अपनी स्कूल की किताबों को मिट्टी में रखकर अपने छोटे भाई बहनों की किताबें ने खुली रखने के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन अधूरी रातों और साकार हुए सपनों का किस्सा है, जहां बचपन खेल के मैदान में नहीं बल्कि परिश्रम की खुशबू वाले हाथों में बीतता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि सपनों की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि साहस और बलिदान से चुकाई जाती है। और शायद आपकी थकी हुई आंखें भी धीरे धीरे बोझिल होने लगेंगी। दिल में एक अनहासा सुकून भर जाएगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपके मन को छू जाती हैं, उस धूल भरे रास्ते पर जहां एक राघव अपने अरमानों को गिरवी रखकर अपने भाई बहनों के सपनों को आजादी देता है। गांव की सुबह अक्सर बहुत जल्दी होती है, मगर राघव के हिस्से की सुबह उससे भी पहले आ जाया करती थी। सूरज उगने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। हाथ मुंह धोकर वह पुराने और मैले कपड़े पहनता, बांस की टोकरी उठाता और ईंट भट्टे की दिशा में बढ़ जाता। रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था, पर उस पर बिछी धूल और कीचड़ उसे किसी अंतहीन सफर जैसा लगता। भट्टे पर कदम रखते ही तपती हवा उसके चेहरे से टकराती। मिट्टी, पसीना और धुएं की मिलीजुली महक उसकी सांसों में भर जाती। चारों तरफ लोग ईंटों की कतारें जमाने, गीली मिट्टी ढालने और अध की ईंटें उठाने में लगे रहते। राघव यहां पहली बार आया था और यह सब देखकर उसके मन में अजीब सा भय समा गया। मालिक ने आते ही कहा, चलो लड़के, वक्त कम है, जल्दी काम में लगो। राघव ने सिर हिलाया और बूढ़े मजदूर गफूर चाचा के पास जा खड़ा हुआ। गफूर चाचा ने उसे बताया कि मिट्टी में पानी मिलाकर सांचे कैसे भरते हैं। पहली कोशिश में ही उसका हाथ थरथरा गया। मिट्टी का कुछ हिस्सा नीचे गिर पड़ा। पास खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भट्टे का काम ऐसे नहीं चलता, यहां तो दिन रात जान लगानी पड़ती है। दोपहर तक सूरज सिर के ऊपर आग उगल रहा था। राघव की कमीज पसीने से तर हो चुकी थी। उसके हाथ लाल पड़ गए थे, पैरों से कीचड़ चिपकी हुई थी। फिर भी उसके मन में एक ही सवाल था, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? शाम को लौटते समय उसके कदम भारी हो चले थे, मगर जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, छोटी बहन कविता दौड़ती हुई आई। भैया, आज मास्टर जी ने कहा मैं सबसे अच्छा पढ़ती हूं। राघव सारी थकान भूलकर मुस्कुरा दिया। यही वजह थी जिसके लिए वह वक्त से पहले बड़ा हो गया था। उसी रात लालटेन की हल्की रोशनी में उसने कविता और गोपाल को किताबें खोलकर बैठाया। पसीने और मिट्टी से सने हाथों से वह पन्ने पलट रहा था, मगर उसकी आवाज में गहरी दृढ़ता। तुम दोनों को वहां पहुंचना है जहां मैं नहीं पहुंच पाया। सुबह की हल्की ठंड अब खत्म हो चुकी थी। राघव भट्टे से लौटकर आंगन में बैठा ही था कि मां ने पीतल की थाली में रोटी और नमक रख दिया। थाली देखते ही उसके दिल में टीस उठी।
ना सब्जी थी ना दाल, सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक। मां सरोजा देवी सामने बैठकर बोली, बस बेटा आज इतना ही है, कल शायद खेत वाले से कुछ सब्जी मिल जाए। राघव ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं मां, नमक भी मिठास जैसा लगता है जब अपनों का साथ हो। भीतर से कविता और गोपाल भागते हुए आए। दोनों के हाथों में स्कूल की किताबें थीं। भैया मास्टर जी ने कहा, अगले हफ्ते फीस जमा करनी है, नहीं तो नाम कट जाएगा। गोपाल की आंखों में डर था, कविता की आंखें झुकी हुई थीं। राघव ने चुपचाप रोटी का कौर मुंह में रखा। फीस भर जाएगी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मगर वह जानता था कि मजदूरी की कमाई का आधा हिस्सा ब्याज में चला जाता है, बाकी से घर चलाना भी मुश्किल होता है। शाम ढलते ही वह फिर लालटेन जलाकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गया। कविता से बोला, पहाड़ा याद है? हाँ भैया, उसने ताल में दोहराया। गोपाल को हिंदी पढ़ाई, फिर दोनों को गांव की पुरानी कहानियां सुनाई ताकि मन लगा रहे। रास्ते से गुजरते गांव के कुछ लोग रुक गए। एक बोला, अरे भट्टे का लड़का मास्टर बन गया, पहले खुद तो पढ़ ले। दूसरा हंसा, छोड़ो इसकी मेहनत बेकार जाएगी, गरीब के बच्चे पढ़कर भी क्या कर लेंगे। राघव ने कुछ नहीं कहा, उसने बस लालटेन की लौ तेज की और बोला, तुम पढ़ते रहो, दुनिया की बातें उसकी अपनी है। रात को मां के पास चारपाई पर लेटे हुए वह बोला, मां अगर मैं पढ़ पाता तो क्या मैं भी मास्टर बन सकता था? मां ने माथे पर हाथ फेरकर कहा, हां बेटा जरूर, मगर तू जो कर रहा है उससे भी बड़ा है। राघव की आंखें छत की ओर टिक गईं। वह सोचने लगा, मेरा सपना भले पूरा ना हो पर इनके सपनों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। दिन का सूरज भट्टे की दीवारों पर जैसे आग उड़ेल रहा था। राघव के माथे से पसीने की धाराएं बह रही थीं। मिट्टी गूंदते गूंदते उसकी हथेलियां लाल हो चुकी थीं। गफूर चाचा पास आकर बोले, बेटा थोड़ा सुस्त ले, यह मेहनत पत्थर जैसी है, शरीर को तोड़ देती है। राघव ने धीरे से सिर झुका दिया। चाचा अगर रुक गया तो दहाड़ी घट जाएगी। चाचा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तू सबसे अलग मिट्टी का बना है राघव। शाम ढलते ही जैसे वह घर पहुंचा, मां की आवाज रसोई से आई, राघव आज खेत वाले भैया ने कुछ मूली दी है, रोटी के साथ खा लेना। राघव हंस पड़ा, मां आज तो दावत हो गई। खाना खत्म कर उसने पुरानी लकड़ी की चौकी पर लालटेन रखी और बच्चों को आवाज दी। कविता और गोपाल भागते हुए आए। दोनों के हाथों में किताबें थीं। कविता ने उत्साह से पूछा, भैया आज क्या पढ़ाएंगे? राघव मुस्कुराकर बोला, आज गणित भी और एक कहानी भी, पहले पढ़ाई फिर कहानी। लालटेन की रोशनी हल्की पीली हो रही थी। राघव ने गोपाल से पहाड़ा दोहराने को कहा, 2 दूनी 43 छाट एक हाथ। गोपाल जहां अटकता कविता तुरंत पूरा कर देती। राघव ने डांटा नहीं बल्कि हंसकर बोला, देखो बहन भाई को पढ़ा रही है। गांव के कुछ बच्चे धीरे धीरे वहां आ बैठे। रामलाल का बेटा जो दिन में पशु चराता था चुपचाप कोने में बैठ गया। राघव ने उसे बुलाया, तू भी पढ़ ले, यहां कोई फीस नहीं लगती। लड़का पहले हिचकिचाए फिर बैठ गया। रात के सन्नाटे में उस छोटे से आंगन में अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। बच्चों की मासूम आवाजें, लालटेन की टिमटिमाती लौ और राघव के चेहरे की चमक। मगर बाहर से गुजरते कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे ये तो पागल हो गया है, दिन में ईंट ढोता है, रात में मास्टर बनता है। दूसरे ने ताना मारा, गरीब के बच्चों को पढ़ाई से क्या मिलेगा, आखिर खेतों में ही तो काम करना है। राघव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह बच्चों से बोला, याद रखना, पढ़ाई तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां सिर्फ मेहनत नहीं पहुंच पाती। पढ़ाई खत्म होने पर कविता ने धीमे से पूछा, भैया क्या हम बड़े होकर शहर में पढ़ पाएंगे? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, और तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए मैं हर रोज यह लालटेन जलाता रहूंगा। उस रात सब सो गए, लेकिन राघव देर तक चौकी पर बैठा रहा। उसके हाथ में फटी पुरानी किताब थी, गणित भाग 3। वह खुद भी पढ़ रहा था ताकि कल बच्चों को और अच्छे से समझा सके। आसमान में चांद चमक रहा था और राघव के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, इन बच्चों के सपनों की रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। सुबह की पहली किरण अभी खेतों पर फैली ही थी कि राघव टोकरी उठाकर भट्टे की ओर चल पड़ा। रास्ते में गफूर चाचा मिले।
बेटा आज मालिक पैसे देगा, मेहनत रंग लाएगी। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 3 हफ्तों से उसने दिन रात एक कर रखा था। भट्टे पर मालिक चौधरी रामपाल मोटा सा खाता खोलकर बैठा था। मजदूरों की लंबी कतार लगी थी। जब राघव की बारी आई तो चौधरी ने हिसाब देखकर कहा, तेरे नाम पर 1200 रुपये बनते हैं, लेकिन 2 दिन गैर हाजिर रहा इसलिए 900 मिलेंगे। राघव चौंक उठा। साहब मैंने छुट्टी नहीं ली। एक दिन पिता की तबीयत खराब थी और उस दिन भी आधा काम किया था। चौधरी ने आंखें दिखाकर कहा, ज्यादा बहस मत कर, जो मिल रहा है ले, वरना अगली बार कुछ भी नहीं मिलेगा। पीछे से मजदूर फुसफुसाया, बहस करेगा तो और काट लेगा। राघव का खून उबल पड़ा, मगर उसने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। 900 रुपए में से 500 रुपए तो कर्ज में चले जाएंगे, बाकी से महीने का खर्च कैसे चलेगा? यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। शाम को घर पहुंचा तो मां ने पूछा, कितना मिला बेटा? राघव ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। मां गिनते ही समझ गई, रकम कम है। इतना ही क्या, मालिक ने राघव ने बीच में ही कहा। मां छोड़ो, अब समझ आ गया है कि मेहनत के साथ हक मांगना भी जरूरी है। रात को लालटेन जलाकर जब वह बच्चों को पढ़ाने बैठा तो थकान साफ झलक रही थी, मगर आवाज में अजीब सी सख्ती थी। गोपाल, याद रखना, जिंदगी में किसी को अपना हक छीनने मत देना, और कल को एक ताय क्या मारा गई, कोई छीने तो उसे वापस लेने का हौसला रखना। कविता ने मासूमियत से पूछा, भैया हक क्या होता है? राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो तुम्हारी मेहनत से बनता है वही तुम्हारा हक है। उस रात राघव देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर सब मजदूर साथ खड़े हो तो शायद कोई हमें दबा ना सके। सर्दी की ठिठुरन और बढ़ चुकी थी। सुबह आंख खुलते ही उसने देखा पिता रामलाल चारपाई पर कांप रहे हैं। मां ने घबराकर कहा, बुखार बहुत तेज है बेटा, गांव के वैद्य को तुरंत बुला ला। राघव भागते हुए वैद्य हरिनारायण के घर पहुंचा। वैद्य ने नब्जें टटोली, माथे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में बोला, बुखार तो है ही, सीने में भी कफ जमा हुआ है, दवा दे दूंगा लेकिन 500 रुपए लगेंगे। राघव की जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाकी मजदूरी मिलने पर चुका दूंगा, अभी कृपा करके दवा दे दीजिए। वैद्य ने गहरी सांस ली और दवा का छोटा पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। ठीक है, मगर हफ्ते भर के अंदर पैसे दे देना। पिता का बुखार 3 दिनों में कुछ कम हुआ, पर कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह दोबारा खेत के काम के काबिल नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी अब पूरी तरह राघव के कंधों पर आ गई। शाम को वह भट्टे पर मालिक के पास गया। साहब, कुछ पैसे उधार चाहिए, पिता की तबीयत ठीक नहीं है। चौधरी रामपाल ने तिरछी नजर डाली। उधार मिल जाएगा, लेकिन ब्याज 10% लगेगा और मजदूरी से काटा जाएगा। राघव जानता था यह सरासर अन्याय है, लेकिन मजबूरी उससे भी भारी थी। उसने सिर झुका लिया। ठीक है साहब। लौटते समय रास्ते में गफूर चाचा मिल गए। बेटा, कर्ज लेने से बचकर रहना, यह दलदल है, जितना ढसोगे उतना निकलना मुश्किल होगा। राघव ने धीमी आवाज में कहा, चाचा मुझे पता है, लेकिन जब घर में भूख हो तो जाल और सहारे में फर्क नहीं रह जाता। उस रात भोजन करते समय मां ने धीरे से कहा, राघव तेरी भी उम्र है पढ़ने और खेलने की, और तू इतना बोझ उठा रहा है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दी, अभी मेरा खेल यही है, तुम सबको संभालना। दवा, कर्ज और मजदूरी के दबाव के बावजूद उसने रात की पढ़ाई नहीं छोड़ी। लाल अटेंड के नीचे कविता को कविता लिखना सिखाते हुए बोला, देख, जब तक यह रोशनी जलती है उम्मीद जिंदा रहती है। गोपाल ने पूछा, अगर लालटेन बुझ गई तो? राघव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तब हम खुद रोशनी बन जाएंगे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। सुबह जब राघव भट्टे से लौट रहा था, रास्ते में कविता दौड़ती हुई मिली। उसके हाथ में एक पर्ची थी। भैया, यह स्कूल से आई है,
लिखा है कि परीक्षा अगले हफ्ते से शुरू है, लेकिन फीस और किताबें जमा करनी होंगी, वरना बैठने नहीं देंगे। राघव ने पर्ची देखी। कुल 300 रुपये चाहिए थे। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा। 900 रुपये मजदूरी में मिलते हैं, 500 कर्ज में जाते हैं, 200 राशन में और बचते हैं सिर्फ 200। बाकी 100 रुपये और किताबों के पैसे कहां से आएंगे? उसी दिन काम खत्म होने के बाद उसने खुद मालिक से कहा, साहब अगर रात में भी काम करूं तो क्या मजदूरी बढ़ेगी? चौधरी, फल है राघव। गांव के वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब कह रहे थे भट्टे वाले लड़के ने कमाल कर दिया, बहन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। राघव ने बस यही सोचा, मेरे लिए यह सिर्फ रिजल्ट नहीं है, यह मेरे सपने की पहली सीढ़ी है। कई दिनों से आसमान धुंधला था, लेकिन उस दिन सुबह से ही काले बादल गांव पर छा गए थे। भट्टे के पास गफूर चाचा ने ऊपर देखकर कहा, लगता है आज तेज बारिश होगी। राघव ने मिट्टी सानते हुए कहा, बस आज का काम निपट जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोपहर बाद अचानक तेज हवा चली। भट्टी के पास रखी कच्ची ईंटों की कतारें गिरने लगी। फिर आसमान से मूसलाधार बारिश टूट पड़ी, इतनी तेज कि मिट्टी के सारे सांचे बिखर गीली ईंटें कीचड़ में बदल गईं। मालिक चौधरी रामपाल गुस्से से चिल्ला रहा था, सारा काम चौपट हो गया, अब मैं मजदूरी कहां से दूं? मजदूर इधर उधर दौड़ रहे थे, ईंटों को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, मगर बारिश की मार के सामने सब बेबस थे। राघव भीगता हुआ ईंटें समेटने लगा, लेकिन आधे से ज्यादा काम मिट्टी में मिल चुका था। बारिश वो 3 दिनों तक रुक रुक कर गिरती रही। भट्टे का सारा काम पूरी तरह ठहरने लग गया। मालिक ने साफ शब्दों में कह दिया, जब तक मौसम ठीक नहीं होगा किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। राघव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। घर में पहले ही राशन कम था और अब कमाई भी बंद। चौथे दिन मां ने बर्तन टटोले, बस आज रात का ही आटा बचा है। कविता ने चुपचाप अपनी रोटी गोपाल की थाली में रख दी। मुझे भूख नहीं है भैया। यह देखकर राघव की आंखें भर आईं। वह समझ गया कविता झूठ कह रही है। अगले दिन वह खेतों की तरफ निकल पड़ा, जहां एक किसान ने उसे घास फूस निकालने के काम पर रख लिया। मजदूरी बहुत कम थी, मगर उस दिन घर का चूल्हा जल गया। रात को बच्चे सो गए तो राघव चारपाई पर बैठा रहा। मां पास आकर बोली, क्या सोच रहा है बेटा? राघव ने धीमे से कहा, मां लगता है जिंदगी बार बार मुझे तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी जो बारिश में भी बुझने को तैयार नहीं थी। बारिश थमने के बाद गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। भट्टे का काम अभी भी ढंग से शुरू नहीं हुआ था। राघव खेतों में छोटी मोटी दिहाड़ी करता रहा ताकि घर चलता रहे। एक दोपहर गांव की चौपाल पर कई लोग जमा थे। कुछ नए चेहरे भी दिखाई दिए, साफ कपड़े पहने, हाथों में फाइलें और बैग। गांव के प्रधान ने बताया, यह लोग शहर से आए हैं मजदूरों और बच्चों की पढ़ाई में मदद करने। यह एक संस्था है, एनजीओ। राघव भीड़ में खड़ा सुन रहा था। संस्था की एक युवती अनामिका दीदी बोली, हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते और मजदूरों को उनके अधिकार समझाना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहे वे शाम को पंचायत भवन आ सकते हैं। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। शाम को वह कविता और गोपाल को लेकर पंचायत भवन पहुंचा। वहां 5 चहे और बच्चे बैठे थे। अनामिका दीदी ने सबको रंग बिरंगी किताबें और कॉपियां दी। यह सब तुम्हारी है, इन्हें घर ले जा सकते हो। कविता ने किताब ऐसे पकड़ी जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। गोपाल पन्ने पलटते हुए बोला, भैया इसमें तो रंगीन तस्वीरें भी हैं। क्लास के बाद अनामिका दीदी ने राघव से पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, क्या बच्चों को पढ़ाने में हमारी मदद करोगे? राघव ने झिझकते हुए कहा, मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, फिर भी कोशिश कर सकता हूं। दीदी मुस्कुरा दी, हमें कोशिश करने वाले लोग ही चाहिए। धीरे धीरे राघव शाम को एनजीओ की कक्षा में बच्चों को पढ़ाने लगा। वह खुद भी बहुत कुछ सीख रहा था, मजदूरों के अधिकार, सरकारी योजनाएं और छात्रवृत्तियों की जानकारी।
एक दिन गफूर चाचा बोले, बेटा तू सिर्फ अपने घर का नहीं पूरे गांव का आए, पूरे गांव का उजाला बन रहा है। एक शाम अनामिका दीदी ने उसे एक फॉर्म दिया। यह मजदूर कल्याण योजना का है, इसे भर दो तो तुम्हारे भाई बहन की स्कूल फीस सरकार देगी। राघव की आंखें नम हो गईं। दीदी अगर ऐसा हो गया तो मेरा आधा बोझ उतर जाएगा। उस रात लालटेन के नीचे बच्चों को पढ़ाते हुए राघव ने सोचा, शायद किस्मत हर बार बेरहम नहीं होती, कभी कभी वह भी एक उम्मीद भेज देती है। भट्टे पर काम धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। तेज धूप में मिट्टी गूंथना, सांचे भरना और ईंटें सुखाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। एनजीओ से मिली जानकारी ने उसे हिम्मत दी थी। एक दिन मजदूरी का हिसाब मांगते हुए राघव ने मालिक गिरधारी लाल से बकाया पूछा। मालिक ने पुरानी डायरी पलटकर कहा, तू जितना काम करता है उससे ज्यादा तो खा रहा है, अभी भी तेरे ऊपर 5,000 का कर्ज बाकी है। राघव ने संयम से कहा, मालिक मैंने जितनी मेहनत की है उसका पूरा हिसाब जोड़िए और जो कर्ज था उसकी किस्तें पहले ही कट चुकी हैं। आप उस पर बार बार ब्याज जोड़ रहे हैं जो नियम के खिलाफ है। मालिक की भौहें तन गईं। अरे अब तू मुझे कानून बताएगा? याद रख, तेरे बाप का कर्ज आज भी मैं ही उठा रहा हूं। पहली बार राघव की आवाज ऊंची हुई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मालिक कर्ज अलग चीज है और मजदूरी अलग, और यह भी साफ है कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए। यह सरकार का नियम है। अगर आपने हिसाब ठीक नहीं किया तो मैं श्रम विभाग में शिकायत करूंगा। गिरधारी लाल ठहाका मारकर हंसा। अरे ये बड़े शब्द किसने सिखा दिए तुझे? यह गांव है, यहां तेरे जैसे लड़के सिर्फ काम करते हैं, सवाल नहीं करते। आसपास खड़े मजदूर चुप थे। सब सुन रहे थे लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि राघव के पक्ष में आवाज उठाए। गफूर चाचा ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा सोच समझकर बोल, मालिक से टकराव भारी पड़ता है। राघव ने मन ही मन तय कर लिया, अगर आज चुप रहा तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। गुस्से में मालिक बोला, कल से तेरी और तेरे घर वालों की यहां कोई जरूरत नहीं। जो खा लिया सो खा लिया, अब यहां से निकल जा। राघव ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा, मालिक हम मजदूर हैं, भिखारी नहीं। हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे यहां से जाना पड़े या कानून का सहारा लेना पड़े। अंत में कुछ पल की खामोशी छा गई, लेकिन उस दिन राघव को भट्टे से निकाला नहीं गया। शायद मालिक समझ गया कि अभी टकराव उसे ही नुकसान पहुंचा सकता है, मगर इतना तय था कि राघव ने पहली बार अपने हक के लिए खुलकर आवाज उठाई थी और अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उस रात लालटेन के नीचे कविता को पढ़ाते हुए उसने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, हक की भी है, और जब हक के लिए लड़ा जाता है तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। भट्टे पर हुई बहस को एक दिन भी नहीं बीता था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। शाम को चौपाल पर पीपल के नीचे बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एक ने कहा, सुना है राघव ने गिरधारी लाल को कानून समझा दिया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हां लेकिन देखना उसकी अकड़ जल्दी तोड़ दी जाएगी। गफूर चाचा वहीं बैठे बोले, अकड़ नहीं थी, वह हक था और सही बात कहना गलत नहीं, मगर उनकी बात हवा में ही रह गई। कोई खुलकर साथ देने से डर रहा था। कुएं पर पानी भरती औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं, वह लड़का बहुत हिम्मती है। दूसरी ने कहा, हिम्मत ठीक है पर मालिक से दुश्मनी पूरे घर को भूखा कर देगी। गांव के बच्चे जो पहले राघव को सिर्फ भट्टे वाला भाई कहते थे, अब उसे हीरो की तरह देखने लगे थे। कविता ने स्कूल में गर्व से कहा, मेरे भैया किसी से डरकर बात नहीं करते। उधर गिरधारी लाल ने अपनी चाल चल दी। उसने चुपचाप लोगों से कह दिया, राघव को काम मत देना, यह मजदूरों को भड़काएगा। कुछ दबंगों को पैसे देकर उस पर नजर रखने को कहा। एक तरफ कुछ लोग मन ही मन उसकी तारीफ कर रहे थे कि आज तक किसी ने मालिक के सामने ऐसे नहीं बोला। दूसरी तरफ कुछ लोग डर और लालच में मालिक के साथ खड़े थे और कह रहे थे, यह लड़का बिगड़ गया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसी रात गफूर चाचा उसके घर आए और बोले, बेटा तू सही था लेकिन अब संभल कर चलना होगा। यह लोग सीधे नहीं मानेंगे, कभी कभी हक पाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, चाचा मैं पीछे नहीं हटूंगा,
अगर डर गया तो यह लड़ाई कभी नहीं जीती जाएगी। उस दिन के बाद राघव को साफ महसूस होने लगा कि गांव की हवा बदल रही है और लोग उसके बारे में खुलकर बात कर रहे थे। कुछ आंखों में सम्मान था तो कुछ में छुपा हुआ डर और जलन भी। सुबह का वक्त था। राघव ईंट भट्टे की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। पैरों की धीमी चाल और दबे स्वर की फुसफुसाहट उसके मन को बेचैन कर रही थी और दिल कह रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। भट्टे पर पहुंचते ही चेतावनी मिली। जब काले मटमैले कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, तुझे उन लोगों ने देख लिया है। कल रात चौपाल पर तेरे नाम की बुरी बातें हो रही थीं। कह रहे थे तुझे सबक सिखाएंगे ताकि बाकी डर जाए। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, मैं डरने वालों में नहीं हूं। मगर भीतर ही भीतर उसका दिल भारी हो गया। उसी दिन दोपहर को जब वह काम से लौटा तो घर के दरवाजे पर रखा लकड़ी का तख्ता टूटा हुआ पड़ा था। कविता सहमी हुई बोली, भैया, कोई रात में आया था। दरवाजा खटखटाया और फिर यह तोड़कर चला गया। गफूर चाचा को खबर मिली तो उन्होंने समझाया, यह संकेत है बेटा कि तू संभल जाए। पहले डराया जाता है, फिर चोट दी जाती है। अगले दिन गांव के बीच से गुजरते समय 2 दबंग लड़कों ने रास्ता रोक लिया। एक ने ताने में कहा, अरे भट्टे वाले हीरो, ज्यादा कानून मत झाड़, वरना तेरे हाथ पैर भी वैसे ही टूटेंगे जैसे तेरा तख्ता टूटा है। राघव ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा, धमकाना आसान है, लेकिन किसी का हक छीनना इतना आसान नहीं होगा। लड़के उसकी हिम्मत देखकर झेप गए, मगर जाते वक्त यह साफ था कि लड़ाई अब निजी हो चुकी है। उस रात जब राघव घर के बाहर पानी भरने गया तो उसे खेत की मेड़ के पास एक परछाई खड़ी दिखी। वह दूर से उसे घूर रही थी, मानो इंतजार कर रही हो। राघव ने तेज आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन वह परछाई पल भर में अंधेरे में गुम हो गई। गफूर चाचा फिर आए और बोले, बेटा, अब सिर्फ बोलने का नहीं, कुछ करके दिखाने का वक्त है। मालिक सोचता है कि वह तेरा डर तोड़ देगा। तू उसे अपने काम और एकता से जवाब दे। राघव ने मन ही मन तय कर लिया कि अब यह सिर्फ रोजी रोटी की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान की जंग है। वह समझ गया कि यह पहला खतरा था, जो आने वाले तूफान की बस आहट था। उस रात वह देर तक करवटें बदलता रहा। दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, कब तक सहता रहूं? उसने फैसला कर लिया कि अब डर को हथियार नहीं बनने देगा। सुबह होते ही वह गफूर चाचा के घर पहुंचा। दरवाजा बंद कर चाचा ने पूछा, बता बेटा, क्या सोच रहा है? राघव ने कहा, चाचा, मालिक की ताकत पैसे में है और मजदूरों की ताकत उनकी एकता में। अगर हम सब साथ आ जाए तो कोई हमें दबा नहीं सकता। चाचा मुस्कुराए। बात सही है, पर एकता बनाना मुश्किल है। लोग डरते हैं, भरोसा जितना होगा। राघव ने भट्टे पर काम करने वालों से छोटी छोटी बातचीत शुरू की। कभी उनके बच्चों का हाल पूछता तो कभी चुपचाप किसी की मदद कर देता। धीरे धीरे लोग उससे खुलने लगे। वह समझ गया कि लोगों को सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना साथी चाहिए। एक शाम सूरज ढलने के बाद उसने भट्टे के पीछे पुराने गोदाम में 5 भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया। मिट्टी का एक दिया दायरा जलाकर उसने कहा, यह रोशनी हमारी उम्मीद है और हम अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ेंगे। किसी का हक नहीं छीना जाएगा। सबने हाथ उठाकर साथ देने की कसम खाई। राघव जानता था कि सिर्फ जोश काफी नहीं होता। उसने मालिक के पुराने मजदूरी रिकॉर्ड खंगाले, गांव के बुजुर्गों से पुराने कानूनों की बातें सुनी। धीरे धीरे उसे ऐसे सबूत मिलने लगे जो मालिक के अन्याय को उजागर कर सकते थे। घर आकर उसने यह सब कविता को बताया तो वह डर गई कि भैया, अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। राघव ने उसका कंधा थामकर कहा, डर से भागेंगे तो पूरी जिंदगी भागते रहेंगे। लेकिन उस वक्त राघव को यह नहीं पता था, गांव का एक आदमी उसकी सारी योजना चुपचाप मालिक तक पहुंचा रहा था। वह मालिक के सामने बैठकर मुस्कुरा रहा था। साहब, वह लड़का आपके खिलाफ लोगों को जोड़ रहा है, मालिक ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है, देखते हैं उसकी चाल कितनी दूर जाती है। यहीं से चालों का खेल शुरू हुआ था, मगर असली टकराव अभी सामने आना बाकी था। उस सुबह भट्टे पर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में तनाव तैर रहा था।
मजदूर धीमे हाथों से काम कर रहे थे और मालिक का आदमी चारों ओर निगाहें घुमा रहा था। अचानक मालिक की जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और वह भारी कदमों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर घमंड भरी हंसी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, राघव सामने आओ। राघव ने हाथ में पकड़ी ईंट रखी और आगे बढ़ा। मालिक बोल, सुना है तू लोगों को भड़काता घूम रहा है, कानून की बातें करता है। याद रख, यह भट्टा मेरा है और यहां सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है। राघव ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, हवा किसी की नहीं होती और हक मेहनत करने वाले का होता है। आपके पास भट्टा है, लेकिन हमारी मेहनत के बिना यह सिर्फ मिट्टी का ढेर है। धीरे धीरे मजदूर इकट्ठा होने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, मगर सबकी नजरें राघव पर टिकी थीं। यह बात मालिक को चुभ गई। उसे समझ आ गया कि अगर डर टूट गया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आगे बढ़ा और राघव की कॉलर पकड़ते हुए बोला, ज्यादा बोलने लगा है। राघव ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मारना है तो मार लो, लेकिन सच दबाया नहीं जा सकता। तभी गफूर चाचा आगे आए और बोले, मालिक, हम बस इतना चाहते हैं कि मजदूरी समय पर मिले और बच्चों से काम ना कराया जाए। कुछ मजदूर भी बोल पड़े, हां हम भी यही चाहते हैं। माहौल गमाने लगा। मालिक की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह गर्जा, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे भट्टे से बाहर कर दूंगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डर कर पीछे हट गए, मगर राघव अपनी जगह जमा रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर निकालना है तो निकाल दीजिए, मगर याद रखिए मजदूरों के आपका भट्टा नहीं चलेगा। मेहनत हमारी है और हक भी हमारा है। कुछ पल के लिए पूरा भट्टा खामोश हो गया। मालिक ने बस इतना कहा, तुझे देख लूंगा। फिर वह जीप में बैठकर चला गया। जाते वक्त उसकी नजरों में खुली धमकी थी। लड़ाई अब सामने आ चुकी थी। डर का पर्दा उठ चुका था, मगर आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले थे। उस रात भट्टे पर किसी को चैन की नींद नहीं आई। हवा में बेचैनी खुली थी। सब सोच रहे थे कि मालिक अगला कदम क्या उठाएगा। कहीं मजदूरी ना रोक दे, कहीं काम से ना निकाल दे। राघव अपने झोपड़े में चुपचाप बैठा था। उसके भाई बहन पास सो रहे थे। वह उनके मासूम चेहरों को देख रहा था और मन में तय कर चुका था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। सुबह मजदूर काम पर आए तो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। राघव की बात सही है, लेकिन मालिक से भिड़ना खतरे से खाली नहीं। अगर काम छिन गया तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गफूर चाचा ने आकर कहा, बेटा तेरी हिम्मत काबिल ये तारीफ है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है। राघव समझ गया कि सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि भरोसे से लड़ाई जीती जाती है। दोपहर को भट्टे पर एक अनजान आदमी आया। उसके हाथ में कागजों से भरा बैग था। उसने राघव को अलग ले जाकर कहा, मैं मजदूर संघ से हूं, तुम्हारे बारे में सुना है। अगर चाहो तो हम कानूनी मदद कर सकते हैं। राघव की आंखों में चमक आ गई। अगर आप साथ देंगे तो यह लड़ाई जीती जा सकती है। शाम को उसने मजदूरों को झोपड़ी के पास बुलाया और कहा, अब हम अकेले नहीं हैं, संघ हमारे साथ है। अगर हम एक रहे तो मालिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ चेहरे हाहाहे अब भी डरे हुए थे और कुछ लोग फिर भी चुप थे। हमने जिला श्रम अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा दी है और अगर आपने मजदूरी नहीं चुकाई तो यह भट्टा अगले महीने सील हो जाएगा। पहली बार मालिक के चेहरे पर भय की हल्की सी परछाई दिखी और कुछ क्षणों के लिए असमंजस की रेखा उभरी, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, राघव ने साफ शब्दों में कहा। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अब मजदूरों के दिल से डर निकल चुका है। बाहर की हलचल में दर्जनों मजदूर जमा हो चुके थे। उनकी मौजूदगी ने पूरे माहौल का रंग बदल दिया। पहली बार मालिक ने महसूस किया कि भीड़ उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, सिर झुकाए नहीं। राघव ने जाते समय कहा, हम मजदूरी के लिए भी लड़ेंगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। अब या तो आप खुद को बदल लीजिए या यह भट्टा बदल कर रह जाएगा। खाली रसोई और भरे मन तक मालिक ने अभी तक मजदूरी नहीं दी थी। चूल्हे के पास आटा खत्म हो चुका था। दाल की थैली में बस गिनती के दाने बचे थे।
बच्चों की थाली में आधी अधूरी रोटी रखना माहू के लिए सबसे भारी पल बन गया था। राघव का दर्द यह था कि उसने खुद कई दिनों से पेट भर खाना निकाय खाना नहीं खाया था। वह सोचता रहा कि मैं मजदूरी के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन इन सब की भूख का क्या होगा। पहली सामूहिक सोच के तहत एक रात सभी मजदूर टीन की छत के नीचे इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, हम सब थोड़ा थोड़ा अनाज जमा कर लें। दूसरे ने सुझाव दिया, जंगल से लकड़ी लाकर एक साथ रसोई चलाते हैं। बच्चों की मुस्कान लौट आई। जब अगले दिन सब ने पहली बार मिलकर खाना खाया, खाना कम था लेकिन अपनापन भरपूर था। बच्चों की हंसी वापस आई और वही हंसी मालिक के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार बन गई। उम्मीद के बीच में राघव ने सोचा, भूख हमें कमजोर कर सकती है लेकिन साथ बैठकर खाने से हम टूटेंगे नहीं। एक सुबह की हलचल में राघव के हाथ एक अखबार लगा। पास के गांव का एक बूढ़ा किसान उसे सब्जी के थैले में लपेट कर लाया था। पहले राघव ने सोचा यह कागज बस आग जलाने के काम आएगा, मगर फिर उसकी नजर एक छोटे से कॉलम पर गई जिसमें लिखा था, ईंट भट्टों में मजदूरों के शोषण पर सरकार ने संज्ञान लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। राघव ने पूरा लेख पढ़ा। एक रिपोर्टर ने बताया था कि राज्य के कई भट्टों पर मजदूरी रोककर और कर्ज में फंसाकर मजदूरों को बंधुआ बनाया जा रहा है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए थे। मजदूरों में हलचल फैल गई। जब राघव ने यह खबर सबको सुनाई, आंखों में नई रोशनी दिखने लगी। किसी ने कहा, मतलब अब कोई हमारी भी सुन रहा है। किसी ने जोड़ा, अगर यह रिपोर्ट यहां तक पहुंची तो शायद हमें आजादी मिल जाए। मालिक की बेचैनी बढ़ गई। उसने भी खबर पढ़ ली थी। उसने देखा मजदूर आपस में बातें कर रहे हैं। चेहरों पर डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगर सच में सरकारी टीम आ गई तो उसका सब कुछ खत्म हो सकता था। राघव ने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहना है। अगर अधिकारी आए तो सब सच बोलेंगे। दोपहर की धूप तेज थी। ईंटों के ढेरों के बीच मजदूर पसीना पोंछते हुए काम कर रहे थे। तभी दूर से जीप के हॉर्न और सायरन की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें एक साथ मुड़ गईं। धूल के गुब्बार के बीच दो सफेद जीपें और एक मोटरसाइकिल भट्टे के मुख्य गेट पर आकर रुकी। गाड़ियों से 3 लोग उतरे। सरकारी वर्दी में एक अधिकारी, हाथ में फाइल लिए एक व्यक्ति और साथ में कैमरा पकड़े एक फोटोग्राफर। मजदूरों में फुसफुसाहट। सरकार से आए हैं, अब सच कहने का समय है राघव। किसी चेहरे पर डर साफ था, किसी में उम्मीद झलक रही थी, तो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई सुनने वाला भी आया है। मालिक की बेचैनी में वह तुरंत आगे बढ़ा और सरकारी अफसर को नमस्कार किया। साहब, यहां सब ठीक है, मजदूर संतुष्ट है, बस धूप कुछ ज्यादा है। उसकी मुस्कान दिखावटी थी। राघव की हिम्मत पर अधिकारी ने चारों ओर नजर घुमाई और मजदूरों से पूछा, कोई शिकायत बताना चाहता है? एक पल को सन्नाटा पसर गया। सबकी आंखें राघव पर टिक गईं। राघव ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में कहा, हां, हमारी मजदूरी रोकी जाती है। कर्ज के नाम पर हमसे सालों तक काम कराया जाता है। सच की गूंज फैलते ही मजदूरों में हलचल मच गई। एक के बाद एक आवाजें उठने लगी। हमसे 121 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। कर्ज तो कब का उतर चुका, फिर भी हमें बंधुआ बनाकर रखा गया है। कैमरे में कैद होती सच्चाई में फोटोग्राफर ने हर कोना, हर झोपड़ी और हर चेहरे को रिकॉर्ड किया। अधिकारी ने सब कुछ ध्यान से लिखा और कहा, हम रिपोर्ट बनाएंगे और तुरंत कार्रवाई होगी। मालिक का गुस्सा टीम के जाते ही फूट पड़ा। उसने राघव को घूरते हुए कहा, ने गद्दारी की है। राघव ने बिना झुके जवाब दिया, गद्दारी मैंने नहीं, तुमने की है, हमारे हक और सपनों से। सन्नाटे से पहले का तूफान था यह। छापेमारी के 2 दिन बाद भट्टे पर अजीब सी खामोशी छाई रही। ना डांट न जबरदस्ती, मगर राघव को यह चुप्पी डराने लगी थी। उसे यकीन था मालिक कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आधी रात की दस्तक में एक रात भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से पीटा गया। बाहर आ, बात करनी है, मालिक के खास आदमी ने कहा। धमकी के साए में राघव को अंधेरे में ले जाया गया। वहां मालिक खड़ा था, आंखों में गुस्सा और नफरत। सरकार से शिकायत करता है तू, सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मजदूरों को डराने की कोशिश शुरू हो गई। अगले दिन अफवाह फैली कि सरकारी लोग अब नहीं आएंगे। जो बोलेगा उसका काम छीन जाएगा।
कुछ मजदूर राघव से दूरी बनाने लगे। परिवार को दबाव में लेने के लिए मालिक ने संदेश भिजवाया कि अगर राघव भट्टा छोड़ेगा तो कर्ज और बढ़ा दिया जाएगा। मां रो पड़ी और बोली, बेटा पहले जान और घर देख। अकेलेपन में राघव ने महसूस किया कि जो साथ थे वे अब चुप हो गए हैं। उसकी दोस्ती और हिम्मत पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन भीतर की आग और तेज जलने लगी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह अपनी आवाज वापस नहीं लेगा। एक अनजान सहारा मिला। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक आए। वे उसके पुराने मास्टर जी थे। धीरे से बोली, डर मत बेटा, बाहर बहुत लोग तुम्हारे साथ हैं, बस सही वक्त का इंतजार है। भट्टे की धूल में सफेद कुर्ता पहने मास्टर रामशरण खड़े थे। झुकी काया, लेकिन आंखों में वही विश्वास। राघव को अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब अच्छे काम पर मास्टर जी उसकी पीठ थपथपाते थे। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने सुना है तूने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हौसला बढ़ाते हुए मास्टर जी ने शांत आवाज में समझाया कि हर सच्ची लड़ाई आसान नहीं होती, मगर अगर तेरे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। राघव के मन में कई दिनों बाद सुकून की एक लहर दौड़ गई। किताबों का उपहार देते हुए उन्होंने अपने थैले से 2 पुरानी पुस्तकें और एक कॉपी निकाल कर दी और बोले, इन्हें संभाल कर रखना और शाम को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। राघव ने किताबों को ऐसे थामा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक थमा दिया हो। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। जब उस शाम राघव ने भट्टे के एक कोने में बैठकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे सवाल और बड़ी जिज्ञासाएं उसकी थकान को ताकत में बदलने लगी। मजदूरों की फुसफुसाहट के साथ धीरे धीरे कुछ और मजदूर भी अपने बच्चों को राघव के पास भेजने लगे। मालिक को यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन वह रोक भी नहीं सका, क्योंकि पढ़ाई काम खत्म होने के बाद होती थी। भीतर उठते संकल्प में राघव ने महसूस किया कि अगर वह एक एक बच्चे को अंधेरे से बाहर ला सका तो मालिक की धमकियां अपने आप हार जाएंगी। जाने से पहले मास्टर जी ने वादा किया कि वे बाहर से मदद जुटाने की कोशिश करेंगे, और राघव से कहा कि वह पढ़ाई और हिम्मत दोनों ना छोड़ें। भट्टे के पीछे टूटी ईंटों के ढेर और सूखे पेड़ के पास राघव ने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। ना चटाई थी ना दरी, बस जमीन पर बोरी बिछाकर पाठशाला चलने लगी। शुरुआत में केवल उसके भाई बहन और 2-3 मजदूरों के बच्चे आते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अक्षर पहचानना और कहानियां सुनना शुरू किया, बाकी बच्चे भी खींचे चले आए। मालिक यह सब दूर से देख रहा था और उसकी भौहें सिमट गईं कि अब यह लड़का बच्चों को पढ़ाएगा तो काम कौन करेगा। मगर वह जानता था कि खुलकर रोकने से मजदूर नाराज हो सकते। मास्टर जी की दी हुई पुरानी हिंदी की किताब बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। हर पन्ना पलटते हुए वे एक नई दुनिया में पहुंच जाते, जहां ना ईंटों का धुआं था, ना मालिक की गालियां, बस सपनों की रोशनी थी। राघव ने उन्हें आई बा से अन्न और से किताब सिखाया, और हर बार जब कोई बच्चा पहला शब्द पढ़ता तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी होती जैसे नया खिलौना मिल गया हो। धीरे धीरे मजदूर औरतें भी पास बैठने लगीं। वे चुपचाप सुनती थीं, लेकिन उनकी आंखों में भी सीखने की चाह साफ दिखती थी। राघव समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। शाम की हल्की रोशनी में जब सूरज ढलता तो पेड़ की छाया तले बच्चों के होठों से कविता और पहाड़े गूंजते। राघव को लगता कि यह पाठशाला भले छोटी है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होंगे। उस रात झोपड़ी में लेटे हुए उसने खुद से कहा कि मालिक कितना भी दबाव बनाए, वह इन बच्चों की रोशनी कभी बुझने नहीं देगा। एक शाम जब बच्चे पढ़ाई खत्म करके अपने पने घर जा रहे थे, मालिक अचानक राघव के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें तनी हुई थीं और आवाज में भारीपन था। यह सब ड्रामा बंद करो, तुम्हारा काम एक ठाना है, मास्टरी करना नहीं। राघव ने बिना घबराए संयमित लहजे में कहा, साहब यह बच्चे भी इंसान हैं, इन्हें पढ़ने का हक है। काम होगा लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है। मालिक ने हंसते हुए व्यंग कसा, हक तुम्हारे जैसे मजदूरों के बच्चों के लिए हक नहीं, सिर्फ आदेश होते हैं।
आसपास खड़े मजदूर यह सब सुन रहे थे। किसी की आंखों में डर था तो किसी में दबा हुआ समर्थन। कोई बोला नहीं, लेकिन हवा में तनाव तैरने लगा। अगले दिन से मालिक ने नया नियम सुना दिया कि काम खत्म होने से पहले कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। खासतौर पर धमकी दी गई कि अगर कोई राघव के पास गया तो उसके पिता का काम छीन लिया जाएगा। रात को राघव देर तक जागता रहा। मन में बार बार सवाल उठता रहा कि कहीं वह सबकी रोजी पर खतरा तो नहीं बन रहा। फिर उसे भाई बहनों के चेहरे याद आए और डर हिम्मत में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद मास्टर जी का पुराना खत आया जिसमें लिखा था, बेटा अगर तुम एक बच्चे को भी पढ़ा सको तो वह एक 100 ईंटों से ज्यादा कीमती है। वही शब्द उसकी ढाल बन गए। मालिक की नजर से बचने के लिए राघव ने रात में गुप्त पढ़ाई शुरू कर दी। चांदनी के नीचे एक टीन की छत तले बच्चे चुपचाप आकर बैठते और अक्षर सीखते। यह छोटा सा विरोध पूरे भट्टे में फैलने लगा। जब यह बात मालिक तक पहुंची तो उसका गुस्सा अपमान में बदल गया। उसे लगा अगर यह नहीं रुका तो बाकी मजदूर भी सिर उठाएंगे। एक सुबह काम शुरू होने से पहले उसने सबको आंगन में बुलाया। सूरज निकला ही था, लेकिन सन्नाटा जमा हुआ था। ऊंचे चबूतरे से वह गरजा, यह राघव काम छोड़कर बच्चों को भटका रहा है जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। उसकी आवाज हथौड़े की तरह गिरी। कुछ मजदूर आंखें झुकाए रहे, कुछ चोरी से राघव को देखते रहे। फिर मालिक ने साफ धमकी दी कि अगर यह पढ़ाई का नाटक बंद नहीं हुआ तो इसके और सातों तेज और इसके घर वालों को भट्टे से निकाल दिया जाएगा। राघव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब बच्चों को पढ़ाना कोई नाटक नहीं, यह उनकी जिंदगी बनाने का तरीका है। माहौल में हलचल फैल गई और मालिक के माथे की नसें उभर आईं। भीड़ में कुछ लोग धीमे से फुसफुसाने लगे। कोई बोला, लड़के की हिम्मत देखो, तो कोई डरते हुए कहने लगा, अब तो इसे जरूर निकाल देगा। तभी मालिक ने सबके सामने राघव के छोटे भाई को सबसे भारी टोकरी थमा दी। बच्चा लड़खड़ा गया, हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन मालिक हंसता रहा और बोला, यही असली पढ़ाई है, काम करना सीखो। राघव का खून उबल पड़ा, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जानता था गुस्से में उठाया गया एक शब्द उसके मकसद को तोड़ सकता है। उस रात कुछ मजदूर चुपके से उसके पास आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा हम दिल से तेरे साथ हैं, मगर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं। दूसरे ने कहा, तेरी बात सही है, पर मालिक से भिड़ना भारी पड़ेगा। राघव ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आज डर गए तो हमारे बच्चों का कल कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। सजा के बाद भी रात की पढ़ाई जारी रही और अब पहले से ज्यादा बच्चे आने लगे, क्योंकि जितना रोका गया उतनी जिज्ञासा बढ़ी। एक शाम जब मजदूर थके कदमों से लौट रहे थे तो मालिक ने रामलाल नाम के बुजुर्ग को डांट दिया। तेरी चाल कछुए जैसी है, तेरे कारण काम पिछड़ रहा है। रामलाल की आंखें भर आईं और उसने सिर झुका लिया। तभी भीड़ में से शंभू आगे आया और गूंजती आवाज में बोला, बस बहुत हुआ मालिक, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सिर्फ भट्ठी की चिमनी से उठता धुआं दिख रहा था। राघव समझ गया कि यह वही शंभू है जो अब तक चुप रहता था। शायद बच्चों के सपनों ने उसके भीतर भी आग जगा दी थी। मालिक गुस्से से लाल हो गया और धमकाया कि तेरी मजदूरी आधी कर दूंगा। शंभू ने सीना तान कर क्या आधी कर दे या पूरी बंद कर दे, पर हम चुप नहीं रहेंगे। कुछ मजदूर पीछे हटे, लेकिन 4-5 लोग आगे आकर शंभू के साथ खड़े हो गए और यह देखकर मालिक के चेहरे की रंगत उड़ गई। राघव ने धीरे से कहा, अगर हम सब साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसकी बात दिलों में उतरने लगी। उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, पर पहली बार मालिक को एहसास हुआ कि मजदूर अब सिर्फ सिर झुकाने वाले नहीं रहे पाताबा है, और यही बेचैनी उसकी मुस्कान में निकल गई थी। मैं तुम सबके लिए नई योजना लाया हूं, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे अतिरिक्त इनाम मिलेगा। यह सुनकर राघव के मन में तुरंत शंका जागी। उसे लगा यह मजदूरों को बांटने की चाल है, ताकि हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाए और आपसी एकता टूट जाए। कुछ ही दिनों में इस योजना का असर दिखने लगा। बोनस के लालच में लोग एक दूसरे से ज्यादा काम करने लगे और भट्टे पर दोस्ती की जगह प्रतिस्पर्धा ने ले ली।
शंभू ने नाराज होकर राघव से कहा, देखा मालिक ने क्या खेल खेला? जो कल तक साथ थे आज वही शक की नजर से देख रहे हैं। राघव ने गंभीर होकर जवाब दिया, यह पहली चाल है, आगे और भी खतरनाक दांव आएंगे। कुछ समय बाद मालिक ने दूसरी चाल चली और बच्चों में पुराने कपड़े वाला मिठाई बंटवाई। मजदूरों के दिल थोड़े नरम पड़े, लेकिन राघव समझ गया यह गुस्सा ठंडा करने की रिश्वत है। उसने मन ही मन तय किया कि अब खुले में नहीं बल्कि चुपचाप लोगों के दिल और दिमाग को जोड़ना होगा। दिन भर की थकान के बाद जब भट्टा शांत होता, चिमनियों का धुआं हल्का पड़ जाता और चारों तरफ रात की आवाजें गूंजती, तब राघव कुछ मजदूरों को धीरे से एक कोने में बुलाता, मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाकर समझाता, यह एक है, यह गिनती है, पढ़ना सीखोगे तो किसी के कागज में फंसोगे नहीं। थकी आंखों में नई चमक उभरने लगी और धीरे धीरे मजदूरों की पत्नियां भी बच्चों को गोद में लेकर इन बैठकों में आने लगी। सबके मन में एक ही ख्याल था कि अब हम सिर्फ मजदूर नहीं रहेंगे, अपने बच्चों को अंधेरे से बाहर निकालेंगे। एक दिन चौकीदार क्याश पाए ने यह सब देख लिया और मालिक को खबर कर दी। उसे समझ आ गया कि यह पढ़ाई खतरनाक साबित हो सकती है। अगली सुबह उसने धमकी दी कि रात की बैठकों पर मजदूरी काटी जाएगी। लोग डरे, लेकिन राघव ने फुसफुसाकर कहा, मिलना बंद नहीं होगा, बस तरीका बदलेगा। अब कक्षाएं एक पुराने खाली भट्ठे के भीतर होने लगी, जहां मिट्टी की ठंडी गंध के बीच अक्षर और सपनों की खुशबू फैलती। महीनों में मजदूर नाम लिखना, गिनती करना और छोटे वाक्य पढ़ना सीख गए। जब मालिक ने हमेशा की तरह मजदूरी में हराफेरी की, तो इस बार मजदूरों ने खुद हिसाब लगाया और गलत गिनती पकड़ ली। मालिक हैरान रह गया कि यह सब किसने सिखाया। भीड़ में राघव की आंखें शांत लेकिन मजबूत थीं। उस रात गुप्त कक्षा में गुड़ और चाय के साथ छोटी सी खुशी मनाई गई और बच्चों ने गाना गाया। महिलाओं ने ताली बजाई और राघव ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह तो अभी शुरुआत है। मजदूरों के बीच बदलाव की हवा बहने लगी थी। अब वे थकान में भी मुस्कान खोज लेते, रात में पढ़ते और बच्चों को सपनों की दुनिया दिखाते। राघव के लिए यह सब किसी अधूरे सपने के सच होने जैसा था। धीरे धीरे गांव के बाहर और पास के बाजार तक खबर फैल गई कि भट्ठे के मजदूर अक्सर पहचानने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे खतरे की आहट माना। मालिक अब खुलकर कुछ नहीं कहता था। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोश मुस्कान रहती, जैसे वह भीतर ही भीतर कोई चाल बुन रहा हो। एक शाम काम जल्दी निपट गया। आसमान गुलाबी रंग में डूबा था और ठंडी हवा चल रही थी। राघव बच्चों को कहानियां सुना रहा था और मजदूर हंसी जाक में लगे थे। तभी दूर से एक जीप आती दिखाई दी। उसमें बैठे अनजान लोग सख्त चेहरे और पैनी नजरों वाले थे। मजदूरों की बातें थम गईं और राघव की धड़कन तेज हो गई। जीप भट्टे पर रुकी। मालिक उन लोगों को अपने कमरे में ले गया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर से आवाजें ऊंची होने लगी। आसमान का गुलाबी रंग धीरे धीरे गहरे बादलों में बदल गया। सुबह होते ही अफरा तफरी मच गई। मालिक ने ऐलान किया कि अब कोई काम छोड़कर पढ़ाई नहीं करेगा। जिसे पढ़ना है वह भट्टा छोड़ दे। मजदूर सन्न रह गए, क्योंकि भट्टा छोड़ना भूख का न्योता था। राघव आगे बढ़ा और बोला, हम काम भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, यह हमारा अधिकार है। मालिक की आंखें सुर्ख हो गईं और वह गरजा, तू बहुत बोलने लगा है। ईंट ढोने वाले दीवारें नहीं गिराते। इसके बाद डर का माहौल बना। मालिक के आदमी धमकियां देने लगे। किसी की मजदूरी काटने की बात हुई तो किसी के बच्चों को निकालने की। राघव के भीतर डर और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। शाम ढलते ही दो लोग लाठियां लेकर उसके झोपड़े पर आए और बिना कुछ कहे उसकी किताबें सबाबें जला दी। राघव चुपचाप राख को हथेली में भरकर देखता रहा। आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर धीमी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, यह आग मुझे और मजबूत बनाएगी। यह खबर फैलते ही कुछ मजदूर डर गए, लेकिन कई और मजबूती से उसके साथ खड़े हो गए। रात भर राघव सो नहीं सका। किताबों की राख उसके मन में जलती रही। उसे लगा वह बच्चों के सपने जगाने आया था और कोई उन्हें बुझाना चाहता है।
सुबह मां ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, झगड़ा नहीं कर सकते, सिर झुका लो तो पेट भर जाएगा। राघव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, पेट भर जाए, पर अगर सपने मर गए तो आत्मा भूखी रह जाएगी। जब वह भट्ठे पर पहुंचा तो बच्चे खामोशी से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और सवाल थे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई रुकेगी नहीं, चाहे हमें ईंट की जगह पत्थर ही क्यों ना तोड़ने पड़े। और उसी पल उसने तय कर लिया कि वह किताबों के साथ साथ हर बच्चे को पढ़ने का अपागा हौसला भाई ला भी देगा। वह जानता था, हौसला अगर एक बार मन में जम जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उखाड़ नहीं सकती। पहला कदम यही था कि रात के सन्नाटे में टूटी हुई स्लेट और थोड़े से चौक के सहारे उसने बच्चों को अक्षर और गिनती सिखानी शुरू की। कभी मिट्टी पर उंगलियों से लिखता तो कभी कोयले से दीवार पर निशान बनाता। बच्चे हंसते थे, गलतियां करते थे, लेकिन सीखने की पहली खुशी उनकी आंखों में उजाला भर रही थी। राघव समझ चुका था कि अकेले उसकी जिद बहुत दूर तक नहीं चलेगी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो किताबें, पेंसिल और थोड़ा सहारा दे सके। एक दिन काम से छुट्टी लेकर वह पास के कस्बे पहुंचा, जहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी और दुकानदार कम दाम में किताबें बेचता था। राघव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ईंट भट्टे पर बच्चे मजदूरी करते हैं और कैसे उनके सपने धूल में दब जाते हैं। बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा कि वह खुद भी कभी गरीबी से गुजरा है। उसने अलमारी खोलकर ढेर सारी पुरानी लेकिन काम की किताबें, कुछ कॉपियां, पेंसिल और एक पुरानी लालटेन राघव दे दी। किताबों का बोरा सिर पर रखे राघव के कदम गांव की तरफ तेज हो गए। वजन ज्यादा था लेकिन दिल हल्का लग रहा था। रात में जब उसने बच्चों के सामने किताबें रखी तो उनके चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर गई हो। पन्ने पलटे गए, तस्वीरें देखी गईं और हर बच्चा अपनी पसंद की किताब से चिपक गया कि दिल थोड़े नरम पड़ेगा ताकु नम पा प्यार दे। लेकिन राघव समझ गया, यह गुस्सा ठंडा करने की रिश्वत है। उसने मन ही मन तय किया कि अब खुले में नहीं बल्कि चुपचाप लोगों के दिल और दिमाग को जोड़ना होगा। दिन भर की थकान के बाद जब भट्टा शांत होता, चिमनियों का धुआं हल्का पड़ जाता और चारों तरफ रात की आवाजें गूंजती, तब राघव कुछ मजदूरों को धीरे से एक कोने में बुलाता, मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाकर समझाता। यह साहिब तेरा सिया एक है, यह गिनती है, पढ़ना सीखोगे तो किसी के कागज में फंसोगे नहीं। थकी आंखों में नई चमक उभरने लगी और धीरे धीरे मजदूरों की पत्नियां भी बच्चों को गोद में लेकर इन बैठकों में आने लगी। सबके मन में एक ही ख्याल था कि अब हम सिर्फ मजदूर नहीं रहेंगे, अपने बच्चों को अंधेरे से बाहर निकालेंगे। एक दिन चौकीदार ने यह सब देख लिया और मालिक को खबर कर दी। उसे समझ आ गया कि यह पढ़ाई खतरनाक साबित हो सकती है। अगली सुबह उसने धमकी दी कि रात की बैठकों पर मजदूरी काटी जाएगी। लोग डरे, लेकिन राघव ने फुसफुसाकर कहा, मिलना बंद नहीं होगा, बस तरीका बदलेगा। अब कक्षाएं एक पुराने खाली भट्ठे के भीतर होने लगी, जहां मिट्टी की ठंडी गंध के बीच अक्षर और सपनों की खुशबू फैलती। महीनों में मजदूर नाम लिखना, गिनती करना और छोटे वाक्य पढ़ना सीख गए। जब मालिक ने हमेशा की तरह मजदूरी में हेरा फेरी की तो इस बार मजदूरों ने खुद हिसाब लगाया और गलत गिनती पकड़ ली। मालिक हैरान रह गया कि यह सब किसने सिखाया। भीड़ में राघव की आंखें शांत लेकिन मजबूत थी। उस रात गुप्त कक्षा में गुड़ और चाय के साथ छोटी सी खुशी मनाई गई और बच्चों ने गाना गाया, महिलाओं ने ताली बजाई और राघव ने हल्की हल्की हंसी के साथ कहा, यह तो अभी शुरुआत है। मजदूरों के बीच बदलाव की हवा बहने लगी थी। अब वे थकान में भी मुस्कान खोज लेते, रात में पढ़ते और बच्चों को सपनों की दुनिया दिखाते। राघव के लिए यह सब किसी अधूरे सपने के सच होने जैसा था। धीरे धीरे गांव के बाहर और पास के बाजार तक खबर फैल गई कि भट्ठे के मजदूर अक्सर पहचानने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे खतरे की आहट माना। मालिक अब खुलकर कुछ नहीं कहता था। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोश मुस्कान रहती, जैसे वह भीतर ही भीतर कोई चाल बुन रहा हो। एक शाम काम जल्दी निपट गया। आसमान गुलाबी रंग में डूबा था और ठंडी हवा चल रही थी।
राघव बच्चों को कहानियां सुना रहा था और मजदूर हंसी जाक में लगे थे। तभी दूर से एक जीप आती दिखाई दी। उसमें बैठे अनजान लोग सख्त चेहरे और पैनी नजरों वाले थे। मजदूरों की बातें थम गईं और राघव की धड़कन तेज हो गई। जीप भट्टे पर रुकी। मालिक उन लोगों को अपने कमरे में ले गया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर से आवाजें ऊंची होने लगी। आसमान का गुलाबी रंग धीरे धीरे गहरे बादलों में बदल गया। सुबह होते ही अफरा तफरी मच गई। मालिक ने ऐलान किया कि अब कोई काम छोड़कर पढ़ाई नहीं करेगा। जिसे पढ़ना है वह भट्टा छोड़ दे। मजदूर सन्न रह गए क्योंकि भट्टा छोड़ना भूख का न्योता था। राघव आगे बढ़ा और बोला, हम काम भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। यह हमारा अधिकार है। मालिक की आंखें सुर्ख हो गईं और वह गरजा, तू बहुत बोलने लगा है। ईंट ढोने वाले दीवारें नहीं गिराते। इसके बाद डर का माहौल बना। मालिक के आदमी धमकियां देने लगे। किसी की मजदूरी काटने की बात हुई तो किसी के बच्चों को निकालने की। राघव के भीतर डर और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। शाम ढलते ही दो लोग लाठियां लेकर उसके झोपड़े पर आए और बिना कुछ कहे उसकी किताबें जाया खिला दी। राघव चुपचाप राख को हथेली में भर कर देखता रहा। आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर धीमी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो यह आग मुझे और मजबूत बनाएगी। यह खबर फैलते ही कुछ मजदूर डर गए, लेकिन कई और मजबूती से उसके साथ खड़े हो गए। रात भर राघव सो नहीं सका। किताबों की राख उसके मन में जलती रही। उसे लगा वह बच्चों के सपने जगाने आया था और कोई उन्हें बुझाना चाहता है। सुबह मां ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, झगड़ा नहीं कर सकते। सिर झुका लो तो पेट भर जाएगा। राघव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, पेट भर जाए पर गड़ा हाथ खाए, पर अगर सपने मर गए तो आत्मा भूखी रह जाएगी। जब वह भट्टे पर पहुंचा तो बच्चे खामोशी से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और सवाल थे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई रुकेगी नहीं, चाहे हमें ईंट की जगह पत्थर ही क्यों ना तोड़ने पड़े। और उसी पल उसने तय कर लिया कि वह किताबों के साथ साथ हर बच्चे को पढ़ने का हौसला भी देगा। वह जानता था, हौसला अगर एक बार मन में जम जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उखाड़ नहीं सकती। पहला कदम यही था कि रात के सन्नाटे में टूटी हुई स्लेट और थोड़े से चौक के सहारे उसने बच्चों को अक्षर और गिनती सिखानी शुरू की। कभी मिट्टी पर उंगलियों से लिखता तो कभी कोयले से दीवार पर निशान बनाता। बच्चे हंसते थे, गलतियां करते थे, लेकिन सीखने की पहली खुशी उनकी आंखों में यादाता उजाला भर रही थी। राघव समझ चुका था कि अकेले उसकी जिद बहुत दूर तक नहीं चलेगी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो किताबें, पेंसिल और थोड़ा सहारा दे सके। एक दिन काम से छुट्टी लेकर वह पास के कस्बे पहुंचा, जहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी और दुकानदार कम दाम में किताबें बेचता था। राघव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे ईंट भट्टे पर बच्चे मजदूरी करते हैं और कैसे उनके सपने धूल में दब जाते हैं। बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा कि वह खुद भी कभी गरीबी से गुजरा है। उसने अलमारी खोलकर ढेर सारी पुरानी लेकिन गांव की किताबें, कुछ कॉपियां, पेंसिल और एक पुरानी लालटेन राघव को दे दी। किताबों का बोरा सिर पर रखे राघव के कदम गांव की तरफ तेज हो गए। वजन ज्यादा था लेकिन दिल हल्का लग रहा था। रात में जब उसने बच्चों के सामने किताबें रखीं तो उनके चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर गई हो। पन्ने पलटे गए, तस्वीरें देखी गईं और हर बच्चा अपनी पसंद की किताब से चिपक गया। अब पढ़ाई थोड़ी व्यवस्थित हो गई थी। समय तय हुआ। रात 8 बजे से 10 बजे तक रोज नया पाठ, नई कहानी और नया सवाल। भट्टे की थकान के बावजूद बच्चे समय पर पहुंचते थे, क्योंकि यह अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनका सपना बन चुका था। इसी तरह संघर्ष और जीत की और कहानी शुरू होती है। सुबह के 5 बजे कस्बे का रेलवे स्टेशन जाग रहा था। सफाई कर्मियों की झाड़ू की आवाज और चाय के ठेले का रहा।